आज हम लोग नेताजी का चश्मा कहानी के बारे में अध्ययन एवं विश्लेषण करेंगे। यह कहानी स्वयं प्रकाश जी की लिखी हुई है। स्वयं प्रकाश जी का जीवन परिचय आप पढ़ चुके हैं। कहानी को भी एक बार आप अवश्य पढ़ लें टेक्स्ट में, तो समझने में आपको आसानी होगी, सुविधा होगी। स्वयं प्रकाश जी का निधन पिछले ही वर्ष 2019 में हो चुका है। ये मध्यम वर्गीय परिवार की त्रासदी पर लिखने के लिए अधिक चर्चित तो रहे ही हैं, लेकिन साथ ही साथ मानवीय मूल्यों में हो रही कमी के प्रति एक चिंता इनकी लेखन में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। यह जो कहानी है, यह कहानी वर्तमान समय, वर्तमान परिस्थितियों में लोग किस कदर स्वार्थी होते जा रहे हैं, किस प्रकार उन महापुरुषों को भूलते जा रहे हैं जिन्होंने इस देश के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। ये कितनी बड़ी विडंबना है, कितनी बड़ी त्रासदी है। आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं तो अपने बदौलत नहीं, हमारा अपना क्या योगदान है? कुछ भी नहीं। आज चारों ओर हाहाकार है। लोग सरकार को कोस रहे हैं, प्रशासन को कोस रहे हैं, विधि व्यवस्था को कोस रहे हैं, वर्ग संघर्ष को कोस रहे हैं। किसी को थोड़ी सी कमी होती है, बड़े जोर शोर से प्रचार प्रसार के साथ उस कमी को उजागर करने में लोग लगते हैं। किसी को थोड़ी सी परेशानी होती, बड़े जोर शोर के साथ उस परेशानी को दिखाने में लग जाते हैं। आज की मीडिया भी कुछ उसी कदर हो गई है। एक छोटी मोटी कोई बात, कोई घटना किसी को दिखाई पड़ती नहीं कि रात दिन उसी घटना पर चर्चा करके उस घटना को इतना विस्तृत रूप दे दिया जाता है, कुछ कहने लायक नहीं। मान लीजिए 10 लोग बहुत ही पीड़ित अवस्था में हैं। देश की आबादी 132 करोड़ के आसपास। 132 करोड़ में 10 लोगों के पीड़ित होने की बात कोई मायने नहीं रखती, लेकिन उसी 10 व्यक्ति की पीड़ा को मीडिया और सोशल मीडिया, समाचार पत्र आदि में इतनी बार रिपीट किया जाता है, पुनरावृत्त किया जाता है, बार बार दोहराया जाता है कि हर जगह, हर चीज, हर में वही छाया रहता है। चैनलों में होड़ चलती है, एक ही विषय पर सभी चैनलों में वही खबर बार बार प्रसारित की जाती है। कहीं एक दुर्घटना हो गई, किसी भी चैनल को आप लगाइए, आपको वही दुर्घटना की खबर ही बार बार दिखाई पड़ेगी, और वो भी बेतुके प्रश्नों के साथ। हमारे संवाददाता वहाँ से जुड़ गए। हमारे संवाददाता आपको लाइव रिपोर्टिंग करेंगे, वो बताएंगे कि वहाँ की क्या स्थिति है, वहाँ के लोग क्या कर रहे हैं, वो सहायता किसने दी, सहायता क्यों नहीं पहुँची, लोग कहाँ से आ रहे थे, कहाँ को जा रहे थे, क्यों दुर्घटना हुई, कैसे हुई, क्या। इन्हीं बातों को लेकर के
दिन भर चर्चा होती रहती है, और नहीं कुछ तो 4-5 व्यक्तियों का एक पैनल बिठा दिया गया, ऊपर बहस शुरू हो गई। आपने क्या व्यवस्था की? सरकार के पक्ष से कुछ लोग हैं, विपक्ष से कुछ लोग हैं। सुनने वाले का सिर चकरा जाता है, माथा भन्ना जाता है, ऐसा लगता है कि सुनने वाला पागल हो जाएगा इन लोगों के बहस पर। पत्रकारिता का उद्देश्य था लोगों को सही रास्ता दिखाना। यहाँ तो पत्रकारिता आज वर्तमान समय में लोगों को पागल बना रही है। ऐसी स्थिति में जो मानवीय मूल्यों का ह्रास हो रहा है, जो मानवीय मूल्य घट रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं, उनकी ओर किसी का कोई ध्यान नहीं है। और ऐसी स्थिति में ये कहानी अति प्रासंगिक हो जाती है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि स्वयं प्रकाश जी ने कम से कम इस मुद्दे को लोगों के सामने लाने का प्रयास किया। हालांकि यह कहानी आपके पाठ्यक्रम में है। जिस समय स्वयं प्रकाश जी का निधन हुआ था, उस समय इस कहानी को अखबारों में पुनः प्रकाशित किया गया था ताकि लोगों तक ये कहानी पहुंचे। ये कहानी उनकी बहुत ही चर्चित कहानियों में से एक है, नेताजी का चश्मा। इस कहानी को उनके निधन के समय दैनिक भास्कर के रसरंग रविवारीय परिशिष्ट में उसको फिर से दोहराया गया था। इसके अलावा शायद दैनिक जागरण के सोमवार के परिशिष्ट साहित्यिक परिशिष्ट पुनर्नवा में भी इसको दोहराया गया था। तो लोगों तक ये कहानी पहुँचे, ये बहुत अच्छा संदेश देने वाली एक कहानी है। आज हम लोग उसी कहानी पर चर्चा करेंगे, क्योंकि यह प्रसंग थोड़ा लंबा हो सकता है, बड़ा हो सकता है। 1-2 खंडों में या 3 खंडों में हम इसको पूरा करें। 10-10 मिनट के 3 खंड बनाएंगे। 3 खंडों को फिर आप उसे सुने ध्यानपूर्वक और परिस्थितियों का आकलन करें। कहानी का जो परिदृश्य है वो प्रारंभ होता है, एक हालदार साहब है। वो हालदार साहब हर 15वें दिन में अपनी कंपनी के काम के सिलसिले में एक कस्बे से होकर गुजरते हैं। खासियत हालदार साहब में नहीं, खासियत उस कस्बे में नहीं, लेकिन जिस बात को प्रकट करना है उसके प्रसंग के साथ हालदार साहब और वो कस्बा जुड़ा हुआ है, उनके बीच संबंध है। इसलिए इस बात को यहाँ स्पष्ट किया गया कि हालदार साहब हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में एक कस्बे से होकर गुजरते हैं। बहुतों को कस्बा शब्द का अर्थ शायद नहीं पता हो। कस्बा ऐसे छोटे शहर होते हैं जहाँ कच्चे मकान, पक्के मकान, दोनों तरह के मकान पाए जाते हैं। बाजार छोटा होता है, कुछ दुकानें होती, 1-आध विद्यालय होते, 1-2 सिनेमा घर होते हैं, कोई नगर पालिका या नगर पंचायत होती है जो वहाँ की व्यवस्था वगैरह देखती है। पूर्ण विकसित हो जाने पर वो बड़ा शहर बन जाता है, कस्बा नहीं रहता, वो शहर बन जाता है। और उससे ज़्यादा विकसित होता है तो महानगर बन जाता है। तो ये कस्बा है। विकास के क्रम में छोटे शहरों की जो स्थिति होती है वो कस्बा होता है। कुछ पक्के मकान थे वहाँ, एक छोटा सा बाजार भी था, एक लड़कों का एक लड़कियों का स्कूल भी था, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना था जिसके बदौलत वहाँ की आर्थिक गतिविधियाँ सुचारू रूप से जारी रहती होंगी, क्योंकि कोई औद्योगिक इकाई ना हो, कोई उद्योग धंधा ना हो तो बाजार की स्थिति भी ठंडी हो जाती है। आमदनी का स्रोत बहुत जरूरी है। 2 ओपन एयर थिएटर थे वहाँ पर, थिएटर सिनेमा घर। ओपन एयर इसलिए क्योंकि वो एयर कंडीशनड नहीं थे, खुली हवा वाले, सामान्य हवा वाले। और एयर कंडीशनड जो होते हैं वातानुकूलित, वो अलग दर्जे के होते हैं।
एक नगर पालिका भी थी, और जब नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ काम हम करती रहती। कभी कोई पक्की सड़क बनवा दी तो कभी मरम्मत करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कबूतरों की छतरी बनवा दी, या रैन बसेरा एक आध बनवा दिया जहाँ पर दिन भर मजदूरी करने वाले या रिक्शा चलाने वाले लोग रात को आराम कर सकें, विश्राम कर सकें, जिनके पास रहने को कोई ठोर ठिकाना नहीं होता है उनके लिए। उसी नगर पालिका के एक उत्साही बोर्ड, जो बोर्ड का या तो कोई प्रशासनिक अधिकारी रहा होगा या हो सकता है कि उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा होगा। नगर पालिका का जो अध्यक्ष होते हैं ये तो चुने जाते हैं, लेकिन जो कार्यकारी अधिकारी होता है वो सरकार की ओर से नियुक्त होता है। तो वैसा ही कोई अधिकारी होगा जो शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी उसने, और यह कहानी उसी प्रतिमा पर आधारित है, उसी प्रतिमा के बारे में है, या उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में, पूरी प्रतिमा के बारे में नहीं है।